अभी तक तटस्थ वक्र विश्लेषण का प्रयोग हमने उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए और मांग सिद्धांत का विश्लेषण करने के लिए किया था, लेकिन तटस्थ वक्र विश्लेषण तकनीक का प्रयोग आजकल अनेक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र, सार्वजनिक वित्त, प्रत्यक्ष करारोपण और परोक्ष करारोपण, सब्सिडी और प्रत्यक्ष हस्तांतरण की समस्या, अवकाश और कार्य के बीच अधिमान, इसके अलावा उपभोक्ता की बचत आदि विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों के लिए तटस्थ वक्र विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। तटस्थ वक्र विश्लेषण का तकनीक काफ़ी लोकप्रिय तकनीक है। उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए भी हम समोत्पाद वक्र के रूप में, आइसोक्वांट के रूप में तटस्थ वक्र विश्लेषण का ही प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इंडिफरेंस कर्व के या तटस्थ वक्र विश्लेषण के कुछ प्रयोग हम देखेंगे कि किस प्रकार तटस्थ वक्र विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है अन्य आर्थिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखें कि वस्तु विनिमय के अंतर्गत उपभोक्ताओं के बीच में वस्तु विनिमय के फलस्वरूप जो लाभ का बंटवारा है उसको किस प्रकार हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के माध्यम से देख सकते हैं। हमने इस विश्लेषण में माना है कि हमारी दो वस्तुएं हैं x एंड y, दो वस्तुएं हैं और दो उपभोक्ता हैं a एंड b, दो उपभोक्ता हैं, दो वस्तुएं हैं x y। मैंने o x अक्ष पर इस तरफ जाते हुए x वस्तु a के लिए दिखाई गई है और इस तरफ y वस्तु a के लिए दिखाई गई है। ये ओरिजिन पॉइंट लेते हुए हम जो y वस्तु है वो b के लिए इधर मेजर करेंगे और x वस्तु b के लिए इस तरफ जाते हुए मेजर करेंगे, देखेंगे। A और B दोनों उपभोक्ताओं के लिए उनका अधिमान मानचित्र दिया हुआ है। ये IC1 A के लिए है, ये IC82 A व्यक्ति के लिए। ये वाले इंडिफरेंस कर्व जो हैं तटस्थ वक्र A व्यक्ति के लिए दिए हुए हैं। हम बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं। ये इंडिफरेंस कर्व A के लिए 1 2 3 4 4 इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हैं और O बिंदु को मूल बिंदु मानते हुए देखेंगे तो B के लिए ये तटस्थ वक्र हैं 2 3 एंड 4। मान लीजिए प्रारंभ में ये E पॉइंट पर हैं दोनों उपभोक्ता, जिसमें हम देख सकते हैं कि E पॉइंट पर जो X वस्तु है वो A के लिए इतनी है और जो Y वस्तु है वो A के लिए इतनी है। और यहाँ E पॉइंट पर जो उपभोक्ता है वो आप देख सकते हैं कि IC82 यानी A का ये A जो है उपभोक्ता वो इंडिफरेंस कर्व 2 पर है और जो B उपभोक्ता है वो इस वाले इंडिफरेंस कर्व यानी वह भी IC2B पर ही है। लेकिन जो B के लिए है वो Y इतनी है और B के लिए X इतना है। अब मान लीजिए आपस में वो दोनों विनिमय करते हैं, X और Y वस्तु का आपस में लेन देन करते हैं। तो यदि वो आपस में परस्पर लेन देन करते हैं तो मान लीजिए वो R पॉइंट पर आ जाएं। ये जो पॉइंट्स हैं P, Q, R, S, इन पर दोनों उपभोक्ताओं के लिए परस्पर MR मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X Y फॉर A इक्वल टू MR S X Y फॉर B। ये P Q R S बिंदु पर दोनों के लिए समान है और यहाँ E बिंदु से यदि वो R बिंदु पर आते हैं तो हम देखते हैं कि E बिंदु से R बिंदु पर आने पर B को तो कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन A ऊंचे तटस्थ वक्र पर पहुंच जाएगा।
यदि वह Q बिंदु पर आते हैं विनिमय करते हुए परस्पर, तो उस केस में जो B है वो तटस्थ वक्र 3 पर पहुंच जाएगा और A इंडिफरेंस 2 पर ही रहेगा। यानी यदि E बिंदु के बजाय जो उपभोक्ता हैं Q या R बिंदु पर आते हैं परस्पर विनिमय करके वस्तुओं का, तो उनमें से कम एक उपभोक्ता की स्थिति अच्छी हो जाती है और इनके बीच के भी संयोग हो सकते हैं जिन पर वो आपस में विनिमय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के माध्यम से दो उपभोक्ताओं के लिए दो वस्तुओं के वस्तु विनिमय से प्राप्त लाभ को हम देख सकते हैं। ये एजवर्थ बॉक्स है जिसके अंतर्गत हमने ए और बी दोनों के जो तटस्थ मानचित्र हैं उनको लिया है। सी कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहलाता है कि वो आपस में इस कर्व पर रहते हुए दोनों के लिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, सीमांत प्रतिस्थापन दर है, दोनों की इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर दोनों के लिए सेम है और वहाँ ये संतुलन रहेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व के अलावा जो भी इधर बिंदु होंगे इस तरफ या इस तरफ, वहाँ पर होने पर वो यदि कॉन्ट्रैक्ट कर्व की पर स्थित बिंदुओं पर आते हैं तो दोनों को लाभ होगा या कम से कम एक उपभोक्ता को अवश्य लाभ होगा। तो हम वस्तु विनिमय के क्षेत्र में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का प्रयोग कर सकते हैं और उपभोक्ताओं के बीच में परस्पर विनिमय से प्राप्त लाभों को दर्शा सकते हैं। मैंने दूसरा डायग्राम जो बनाया है वह है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का, तटस्थ वक्र विश्लेषण का प्रयोग राशनिंग का प्रभाव उपभोक्ताओं पर जानने के लिए हम कर सकते हैं। इस डायग्राम को देखिए कि इसमें दो उपभोक्ता हैं बी और ए। कीमत रेखा MN दी हुई है और इसमें ए इस तटस्थ वक्र के IC2 के ए पॉइंट पर संतुलन में है और बी उपभोक्ता बी बिंदु पर संतुलन में है। हम इसमें देख सकते हैं कि ए उपभोक्ता के लिए जो है वाई वस्तु के लिए तीव्रता ज़्यादा है, एक्स वस्तु के लिए तीव्रता कम है, और बी उपभोक्ता के लिए एक्स वस्तु के लिए तीव्रता ज़्यादा है, वाई वस्तु के लिए तीव्रता कम है। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण यदि मान लीजिए दोनों को समान वस्तु प्रदान की जाए, समान मात्रा में वस्तु प्रदान की जाए, तो मान लीजिए ये पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं जहाँ पर दोनों को एक्स और वाई की समान मात्रा दी जा रही है, तो वह ये सपोज सी पॉइंट है। इस सी पॉइंट पर आने उनको एक्स और वस्तु की मात्रा निर्धारित कर दी है। मान लीजिए हम दो वस्तु ले सकते हैं कि एक चावल है एक गेहूं है, तो हम देख सकते हैं कि जो ए है उसकी प्रेफरेंस गेहूं के लिए ज़्यादा है, बी की प्रेफरेंस चावल के लिए ज़्यादा है, अगर हम ऐसे भी देखें। और मान लीजिए राशनिंग के कारण दोनों को समान मात्रा में दोनों वस्तुएं दी जाती हैं, तो दोनों जो उपभोक्ता हैं वो नीचे वाले तटस्थ वक्र पर ये B1 पर आ जाएगा और ये A1 पर आ जाएगा। यानी उनका जो संतुष्टि स्तर है A और B की तुलना में C पॉइंट पे दोनों उपभोक्ताओं का कम होगा। तो उपभोक्ताओं की रुचियों में जितना ज़्यादा अंतर होगा, राशनिंग का प्रभाव नेगेटिव उन पर उतना ही ज़्यादा होगा। तो तटस्थ वक्र विश्लेषण का प्रयोग हम राशनिंग का प्रभाव उपभोक्ताओं पर देख सकते हैं। हम इसको विपरीत दिशा से भी देख सकते हैं कि यदि राशनिंग से ही बस उपभोक्ताओं के लिए मात्रा इतनी तय कर दी जाए और राशनिंग ना हो और उपभोक्ता इस कीमत रेखा पर स्थित बिंदुओं पर संतुलन में हो, तो राशनिंग के पश्चात वाली स्थिति में उनकी स्थिति बेहतर हो जाती है। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का प्रयोग हम राशनिंग में भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो तटस्थ वक्रों का जो प्रयोग है वह प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर के प्रभावों का विश्लेषण करने में भी किया जाता है। हम इसमें देख सकते हैं कि प्रारंभ में कीमत रेखा MN है, कीमत रेखा प्रारंभ में MN है और इस कीमत रेखा पर जो उपभोक्ता है वो इस तटस्थ वक्र A तटस्थ वक्र पर संतुलन में है। यहाँ पर MN कीमत रेखा पर A बिंदु पर संतुलन में है, तटस्थ वक्र ये दिया हुआ है, सपोज ये IC3 है, यहाँ पर वह संतुलन में है।
और इस संतुलन बिंदु पर हम देख सकते हैं कि जो उपभोक्ता है, यहाँ पर y वस्तु की जगह हम मुद्रा लेंगे। इस संतुलन बिंदु पर हम देख सकते हैं कि जो उपभोक्ता है वह ए बी मुद्रा व्यय करके, आय व्यय करके, इतनी मुद्रा व्यय करके एक्स वस्तु की इतनी मात्रा एम बी मात्रा वह प्राप्त कर रहा है। यानी इतना उसका व्यय है और इतनी मात्रा वह प्राप्त कर रहा है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट परोक्ष कर लगाती है। परोक्ष कर लगाने पर, अप्रत्यक्ष कर लगाने पर, इनडायरेक्ट टैक्स लगाने पर गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और वस्तु की कीमत बढ़ जाने के फलस्वरूप जो नई कीमत रेखा है वह MN1 हो जाएगी। MN1 पर उपभोक्ता इस IC1 इंडिफरेंस कर्व के E पॉइंट पर संतुलन में है। इस E पॉइंट पर संतुलन में होने पर, क्योंकि उपभोक्ता के लिए नई कीमत रेखा हो गई है जिसमें पहले की अपेक्षा कीमतें उसके लिए बढ़ गई हैं, तो उपभोक्ता अपनी उपभोग मात्रा कम कर देता है और उपभोक्ता E पॉइंट पर संतुलन में है। इस इंडिफरेंस कर्व पर E पॉइंट पर संतुलन में होने पर उपभोक्ता हम देख सकते हैं इतनी मात्रा व्यय करके इतनी x वस्तु की मात्रा, इतनी मुद्रा राशि DE मुद्रा राशि व्यय करके MC मात्रा x वस्तु की वह खरीद रहा है। अब मान लीजिए सरकार को, इस स्थिति में जो सरकार को जो कर मिलेगा वो DE कर राशि है, क्योंकि जो MC वस्तु की मात्रा है पुरानी कीमतों पर DC मुद्रा व्यय करने पर ही उपभोक्ता को प्राप्त हो सकती थी, लेकिन कर लगाने के पश्चात जो नई कीमत रेखा है अब उसको EC मुद्रा व्यय करनी होगी, जिसका मतलब DE जो मात्रा है ये कर की राशि गवर्नमेंट के पास जा रही है। अब इतनी ही कर राशि को यदि सरकार प्रत्यक्ष कर के माध्यम से वसूल करती है तो उससे उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम तटस्थता वक्र विश्लेषण के माध्यम से देख सकते हैं। तो मैंने नई कीमत रेखा M1N2 कीमत रेखा MN कीमत रेखा के पैरेलल समानांतर डाली है जो कि E बिंदु से गुजर रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता चाहे तो इसी संयोग को क्रय कर सकता है और उस केस में गवर्नमेंट की जो टैक्स राशि है वह DE बराबर M1 है। यानी ये जो DE का राशि है वो M1 के बराबर है, क्योंकि ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों बराबर हैं, दोनों MN कीमत रेखा के पैरेलल ही MN2 कीमत रेखा है। लेकिन उपभोक्ता इस M1N2 कीमत रेखा पर E बिंदु के बजाय इस IC2 के, मान लीजिए ये S बिंदु है, इस S बिंदु पर रहना चाहेगा, क्योंकि S बिंदु IC2 के 2 पर स्थित है जो कि IC1 से ऊपर है, जो उसको अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। तो इस प्रकार इस तटस्थता वक्र विश्लेषण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता के लिए प्रत्यक्ष जो कर है उसके बजाय परोक्ष कर का भार उस पर ज़्यादा है। उसके परोक्ष कर के कारण उसका जो संतुष्टि स्तर है वह कम है, प्रत्यक्ष कर उतना ही देने के पश्चात उस ऊंचे संतुष्टि स्तर पर यानी ऊंचे तटस्थता वक्र पर है और गवर्नमेंट को दोनों करों से हम सेम राशि प्राप्त हो रही है। तो ये तटस्थता वक्र विश्लेषण के माध्यम से हमने प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर का जो प्रभाव है उपभोक्ता पर उसको देखा। इसी प्रकार तटस्थता वक्र विश्लेषण के अन्य भी प्रयोग हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग हम सूचकांक समस्या में भी कर सकते हैं। ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब उपभोक्ता के लिए हम 2 अलग अलग अवधियों में संतुष्टि स्तर का विश्लेषण करते हैं
और उन अलग अलग अवधियों में कीमत स्तर भी परिवर्तित हो जाता है। यानी हम दो वस्तुएं लें, x वस्तु और y वस्तु, तो अलग अलग अवधि में जो वस्तुओं की सापेक्षिक कीमत स्तर अलग अलग है। मान लीजिए 2019 में उपभोक्ता जो M1 और N1 इस कीमत रेखा पर A बिंदु पर x वस्तु और y वस्तु का जो कॉम्बिनेशन खरीदता है उससे वह IC1 इंडिफरेंस कर्व पर है उसका संतुष्टि स्तर। अब मान लीजिए कि अगली अवधि में 2020 में मान लीजिए जो वस्तुएं हैं x वस्तु और y वस्तु उनकी कीमतों में परिवर्तन हो जाता है और उपभोक्ता के लिए जो नई कीमत रेखा है वह M2N2 हो गई है। इस M2N2 कीमत रेखा पर आप देख सकते हैं कि उसके लिए y वस्तु सस्ती हो गई है और x वस्तु महंगी हो गई है। इस स्थिति में वह अपना जो संतुष्टि स्तर है वह मान लीजिए B पॉइंट पर स्थापित करता है। तो यहाँ पर उसका जो संतुष्टि स्तर है x और y वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता अपने व्यय को एडजस्ट करता है विभिन्न वस्तुओं पर, x वस्तु और y वस्तु पर, और मान लीजिए वह इस A से वह B पॉइंट पर पहुंच जाता है तो वह ऊंचे संतुष्टि स्तर पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर सापेक्षिक कीमत स्तरों में परिवर्तन होने पर एक अवधि से दूसरी अवधि में जाने पर उपभोक्ता की संतुष्टि स्तर में वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से हम सूचकांक की समस्या का अध्ययन कर सकते हैं जब विभिन्न अवधियों में वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो जाता है। तटस्थ वक्र विश्लेषण विधि है, बहुत लोकप्रिय विधि है। हम उपभोक्ता की बचत की व्याख्या भी इस तकनीक के द्वारा कर सकते हैं। जो मार्शल का की अवधारणा है उपभोक्ता की बचत की, कि किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता उस वस्तु के लिए जो देने के लिए तैयार है, जो देने के लिए तत्पर है और जो देता है वास्तव में, उन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाती है। और मार्शल के विश्लेषण में उपयोगिता को मापनीय मानकर और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानकर उपभोक्ता की बचत का विश्लेषण किया गया था। लेकिन हिग्स ने तटस्थ वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपयोगिता को मापनीय न मानते हुए भी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की सहायता से उपभोक्ता की बचत की व्याख्या की है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मान लीजिए उपभोक्ता x वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने के बजाय वह इस इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से अपना अधिमान व्यक्त कर रहा है और वो जो मुद्रा देने को तैयार है उसे कीमतों की जानकारी नहीं है और वह अपना अधिमान इसके माध्यम से व्यक्त कर रहा है IC1 इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से x वस्तु और मुद्रा के बीच में। लेकिन मान लीजिए उसे बाजार कीमतों की जानकारी हो जाए और बाजार कीमतों के अनुसार कीमत रेखा ये है, MN है, और इस MN कीमत रेखा पर वह जो यहाँ R पॉइंट पर था, मान लीजिए वो R पॉइंट वह कीमत रेखा पर S बिंदु पर उसे जो OX वस्तु की मात्रा है OX1 वह S पॉइंट पर मान लीजिए उसे उपलब्ध है, तो वह इस कीमत रेखा पर IC2 पर S बिंदु पर संतुलन में है। और इस OX1 मात्रा के लिए जो उपभोक्ता जो मुद्रा राशि जो देने के लिए तत्पर था वह R पॉइंट पर OX1 मात्रा के लिए वह मान लीजिए इतनी मुद्रा राशि देने के लिए MP मान लीजिए इतनी मुद्रा राशि देने के लिए तैयार था। लेकिन बाजार में उसे इतनी मुद्रा राशि, इसको हम R पॉइंट मान लेते हैं, उसे MR मुद्रा राशि व्यय करके उसको OX1 मात्रा मिल जाती है। यानी उपभोक्ता की बचत ये R पॉइंट यहाँ भी लिया है तो इसको हम Q ले लेते हैं। तो जो उपभोक्ता की बचत है वह RS के बराबर होगी और टोटल बचत उसकी इस आयत के बराबर होगी। तो उपभोक्ता की
बचत को भी हम तटस्थता वक्र विश्लेषण के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा हम तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग जो श्रमिक है उसके लिए अवकाश और काम के बीच में जो उसके प्रेफरेंसेज हैं उनको व्यक्त करने के लिए भी कर सकते हैं कि उपभोक्ता विभिन्न मजदूरी दरों पर किस प्रकार व्यवहार करेगा, वो अवकाश को प्राथमिकता देगा या काम को प्राथमिकता देगा। हम इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। ओ वाई अक्ष पर मजदूरी आय ली है और ओ एक्स अक्ष पर अवकाश और काम लिया है। हम इस तरफ चलेंगे तो अवकाश बढ़ता जाएगा और जो ओ एन मान लीजिए टोटल आवर्स हैं, कुल घंटे हैं व्यक्ति के पास, इस तरफ चलेंगे तो अवकाश बढ़ता जाएगा और इस तरफ यूँ आएंगे तो काम के घंटे बढ़ते हो जाएंगे। और इधर ये मजदूरी आय है और एम एन रेखा मजदूरी आय रेखा है। यदि उपभोक्ता इतना काम करता है पूरा तो उसे इतनी मजदूरी आय प्राप्त हो जाएगी और इसके विभिन्न संयोग भी उसे प्राप्त हो सकते हैं। इस रेखा पे हम देख सकते हैं वो IC1 के P पॉइंट पर है। इतना आराम का संयोग है, अवकाश का संयोग है, लेजर टाइम है और उसे जो मुद्रा राशि का संयोग है वह इतना है, आय उसे इतनी मिल रही है। अब यदि मान लीजिए उसके लिए मजदूरी रेखा MN से परिवर्तित होकर MN1 हो जाती है। MN1 मजदूरी रेखा हो जाने पर हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता की जो वेज रेट है वो बढ़ गई है, क्योंकि MN रेखा जो मजदूरी आय रेखा है उसमें हम देख सकते हैं कि जितनी ये रेखा स्टीप होगी उतनी ही वेज ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो मजदूरी आय बढ़ने पर, वेज रेट बढ़ने पर, जो उसके प्रति घंटे काम की मजदूरी दर है वो बढ़ने पर उपभोक्ता के लिए मजदूरी रेखा ये जो चेंज हो गई और उपभोक्ता Q बिंदु पर संतुलन में है। अब वह अवकाश अपना बढ़ा रहा है, काम के घंटे कम कर रहा है। इसी प्रकार RT बिंदु पर वह ऊंची मजदूरी दरों पर जो अवकाश है उसकी वह वृद्धि कर रहा है, काम के घंटे कम कर रहा है। हम इसको इन बिंदुओं को जोड़ दें तो वेज ऑफर कर्व हमें प्राप्त हो जाएगा। वेज ऑफर कर्व से हम श्रम का पूर्ति वक्र भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक श्रमिक के लिए अवकाश और काम के बीच में जो प्रेफरेंसेज हैं वो हम इन जो उसके प्रेफरेंसेज हैं उनको हम इन IC1, 2, 3 इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से व्यक्त किया है और उसकी जो वेज रेट है वो हमने मजदूरी रेखाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। और हम देख रहे हैं कि जो श्रमिक है वो मजदूरी दर बढ़ने के साथ साथ उसके अवकाश के घंटे बढ़ते जा रहे हैं, लेजर टाइम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उस केस में मजदूरी दर परिवर्तित होने पर जो श्रमिक है उस पर आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों क्रियाशील होते हैं मजदूरी वृद्धि का, और अवकाश बढ़ाने के लिए उसके लिए बढ़ी हुई आय पर वो है अवकाश को प्राथमिकता दे रहा है, काम के घंटे वो है कम कर रहा है। तो यहाँ पर हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के माध्यम से अवकाश और काम के बीच चुनाव को भी हम देख सकते हैं और उसके माध्यम से हम श्रम का पूर्ति वक्र भी निकाल सकते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बहुत सारे प्रयोग हैं। इसके अलावा भी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें भी कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से गेन फ्रॉम ट्रेड का एनालिसिस हम करते हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो वस्तुओं पर सब्सिडी देती है या डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र करती है, तो दोनों का हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि किस में गवर्नमेंट की कॉस्ट अधिक आएगी, किस में कम आएगी और उस पर वस्तु की मांग पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम उसको भी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के माध्यम से देख सकते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व का जो प्रयोग है वो केवल उपभोक्ता की मांग विश्लेषण, उपभोक्ता के व्यवहार विश्लेषण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका वर्तमान में व्यापक प्रयोग होता है। विभिन्न आर्थिक जो समस्याएं हैं उनकी व्याख्या करने में इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। थैंक यू।